सितंबर 19, 2025 सारा देश शॉक में था क्योंकि जुबीन गर्ग सिंगापुर में अपने याट से पानी में स्विमिंग करने गए थे, लेकिन फिर उनकी डूबने की खबर बाहर आती है। Celebrated Assamese singer and cultural icon Zubeen Garg passed away following a tragic scuba diving incident in Singapore. उस याच के कैप्टन का कहना था कि जुबीन गर्ग जब बोट पे चढ़ रहे थे तब वो बहुत ज्यादा ही नशे में थे, इतना कि उनके दोस्त उन्हें सहारा दे रहे थे, कंधा दे रहे थे। Investigation into Zubeen Garg's death has taken a new turn, with Singapore police telling that the singer was severely intoxicated at the time of his death. Several others on the yacht also said he had been sipping from one can of beer and declined to wear a life vest before jumping off a yacht in September 2025. एक तरफ उनकी मौत को सिंगापुर ने एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस बता दिया, वहीं जुबीन दा के बैंड के मेंबर ने रिवील किया कि जुबीन दा के मैनेजर ने उन्हें डूबने के बाद जो रेस्क्यू अटेम्प्ट्स होते हैं वो करने में डिले कर दिया। Mystery is shrouding death of star singer Zubeen Garg, as investigators in Assam have not ruled out the murder angle in the case of the renowned singer who died in alleged drowning incident in Singapore. असम पुलिस ने जुबीन दा के इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी में टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया और फिर रिवील हुए कुछ ऐसे शॉकिंग रिवीलेशंस जो इस कॉन्स्पिरेसी को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। Shekhar Jyoti Goswami had accused Siddhartha Sharma and Shamkanu Mahanta of poisoning Zubeen Garg in Singapore. Goswami claimed that holding the event abroad was a calculated move to conceal the crime and present it as an accident. जुबीन गर्ग असम के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंसानों में से एक थे। उनके गानों ने वहां कल्चरल रेवोल्यूशन लाया था। उनके एक्टिविज्म ने वहां के लोगों को यूनाइट कर दिया था और अपने जीवन काल में उन्होंने 40,000 गाने गाए थे, वो भी 40 अलग लैंग्वेजेस में। So I'm saying 15 lakh people, that's a lot. He's an icon and sang more than 30,000 songs, and he's been the voice of the people there and they love him very much. And genuine love. When they turn up, who's going to turn up for the funeral unless they care? उनका इन्फ्लुएंस, उन्हें मिलने वाला प्यार कोई भी रिक्रिएट नहीं कर पाया आज तक असम में। उनकी मौत के बाद असम में 3 दिन तक स्टेट मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया गया था। जिस इंसान से सारा देश प्यार करता था, क्या उनकी मौत एक एक्सीडेंटल डेथ थी या फिर एक वेल प्लान्ड मर्डर कॉन्स्पिरेसी? Began as a tragic drowning twisted into allegations of conspiracy, arrests, and a probe that claims to have uncovered layers of negligence and intent. तो आज मैं राजीव कुमार बात करूंगा अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ जुबीन गर्ग। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBP फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाते रहते हैं। जुबीन दा की ट्रैजिक डेथ को जानने से पहले समझना होगा कि वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे और क्यों जनता उनसे इतना ज्यादा प्यार करती थी। इसके लिए हमें कहानी को शुरुआत से समझना होगा। जुबीन गर्ग एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए जहां आर्ट हमेशा से था। 72 में जब जुबीन पैदा हुए तब उनका नाम जुबीन बोर ठाकुर था। उनका नाम म्यूजिक कंडक्टर जुबीन मेहता के नाम पर रखा गया था, जहां उन्होंने अपना सरनेम बाद में जाके चेंज कर लिया, गर्ग कर लिया, जो उनका गोत्र नाम था। उनके फादर एक मैजिस्ट्रेट थे जो एक लिरिसिस्ट और पोएट भी थे, जो अपनी आर्ट को पेन नेम कपिल ठाकुर के नाम से पब्लिश करते थे। उनकी मदर इली बोर ठाकुर एक सिंगर, डांसर, एक्ट्रेस थी, जिसकी वजह से जुबीन दा की लाइफ में जो आर्ट का इन्फ्लुएंस था वो हमेशा से था, मतलब बचपन से ही। और 3 साल की उम्र से ही वो अपनी मदर के साथ म्यूजिक में ट्रेन भी होने लग गए थे। 11 साल के जब वो थे तब वो तबला सीखते थे पंडित रॉबिन बैनर्जी के साथ, और गुरु रमानी राय से वो फोक डांस सीखते थे। इनफैक्ट बचपन से वो म्यूजिक में ऐसे ट्रेन हुए कि वो 12 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे एक्सपर्ट बन चुके थे। इनफैक्ट उनकी बहन जॉन्की भी एक सिंगर ही थी। प्लस उनके फादर एक मैजिस्ट्रेट थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को बार-बार शिफ्ट होना पड़ता था अलग-अलग जगह। तो इस कांस्टेंट शिफ्टिंग ने जुबीन दा को कई अलग-अलग जगह के कल्चर को समझने में और एब्जॉर्ब करने में हेल्प की। अब इस कांस्टेंट ट्रेनिंग और कल्चर के ऑब्जर्वेशन ने जुबीन दा के म्यूजिक को हमेशा ग्राउंडेड और कल्चरली रूटेड बना के रखा। अब कहते हैं कि बचपन से ही जुबीन दा फ्री स्पिरिट थे। उन्हें दुनिया के तौर तरीके फॉलो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही वॉज अ रिबेल। इनफैक्ट कॉलेज के दिनों में वो BSc कर रहे थे, तब वो कॉलेज में म्यूजिक परफॉर्म तो करते ही थे। वो एक लंबे बालों वाला जो हेयर स्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा कैरी करते थे, जो काफी लोगों के लिए नॉर्मल नहीं था उस टाइम पे। और उन्हें जब एक दिन ये समझ में आ गया कि कन्वेंशनल लाइफ में उनकी दुनिया नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉलेज छोड़ के सिर्फ फोकस करेंगे म्यूजिक पर। तो इट्स अ म्यूजिकल फैमिली, म्यूजिकल
आर्ट, कल्चर, ड्रामा, फिल्म्स, उस वही इंस्पिरेशन है मेरा बचपन से। और मेरे पिताजी मैजिस्ट्रेट थे, तो आफ्टर एवरी 3-4 इयर्स ट्रांसफ़र हो जाते थे पिताजी का। तो पूरा आसाम देखने को मिला है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं। अब 18 साल की उम्र में वो कीबोर्ड प्ले करने लग गए थे और बहुत पॉपुलर सिंगर्स के लिए वो प्ले भी करते थे, जैसे कि जितुल सोनवाल। इसके बाद जुबीन दा ने अपना एक खुद का रॉक बैंड भी बनाया कॉल्ड बूम बूम। अब इस गैरेज बैंड का मोटिव था भाई म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ नया बनाया जाए, दुनिया को कुछ नया सुनाया जाए। अब 92 में जुबीन ने गोल्ड मेडल जीता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में फॉर हिज सोलो परफॉर्मेंस ओनली, जिसने उन्हें काफी कॉन्फिडेंस दिया था कि वो म्यूजिक की तरफ और आगे बढ़े। अब 19 साल के जुबीन की लाइफ बदलती है जब वो दुलियाजन आसाम में फर्स्ट लाइव बिहू परफॉर्मेंस देते हैं, जिसके लिए उन्हें 6000 रुपए मिले। उन्हें समझ में आ गया कि म्यूजिक उनके लिए काफी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, जो उन्हें स्टेबिलिटी भी दे सकता है। और फिर नवंबर 92 में जुबीन गर्ग रिलीज करते हैं अपनी फर्स्ट डेब्यू सोलो एल्बम अनामिका। जहां एक तरफ ट्रेडिशनल फोक का माहौल था, वहीं जुबीन दा का ये मॉडर्नाइज्ड येट डीपली रूटेड एल्बम आसाम में एक बहुत बड़ी हिट हो गई। एक तरफ यूथ वेस्टर्न मॉडर्न म्यूजिक की तरफ लीन हो रहा था, वहीं अनामिका वहां के लोगों को वापस अपने कल्चर की तरफ खींचने लग गई थी। अनामिका चाय के बागों से लेकर दुकान, घर, कॉलेज, स्कूल, हर जगह बजने लग गई थी। Anamika was not just an album, it was a revolution which Assam needed the most at that time. और इसी सक्सेस के बाद जुबीन दा रिलीज करते हैं अपनी और हिट एल्बम्स लाइक माया, आशा, जो एक साल में 8 लाख कॉपीज बिक जाती हैं आसाम की मार्केट में। जुबीन दा का म्यूजिक फ्रेश था वहां के लोगों के लिए। मॉडर्न पॉप और रॉक टेक्सचर के साथ आसामी फोक और बिहू एलिमेंट्स ने उनके म्यूजिक को मॉडर्न येट डीपली रूटेड रखा। और अपने म्यूजिक को देखते हुए जुबीन दा 95 में मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं अपने म्यूजिक को और एक्सपैंड करने के लिए, जहां वो 95 में अपनी हिंदी इंडी पॉप एल्बम निकालते हैं कॉल्ड चांदनी रात। और 98 में योगू कभी, जिसके म्यूजिक वीडियो में भूमिका चावला फीचर हुई थी। अब उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्म में गाने भी दिए हैं, जैसे कि गदर, दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा। पर वो अपने रूट्स नहीं भूले कभी भी। वो असमी फिल्म हिया दिया निया के म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं, जिसका साउंड ट्रैक कल्चरल फिनोमिनन बनता है गाइस। वो खुद की मूवी भी डायरेक्ट करते हैं कॉल्ड तुम्हें मुर माथू मुर, जिसे उन्होंने लिखा भी था और उन्होंने एक्ट भी किया था। और फिल्म्स जैसे कि दाग, नायक में वो म्यूजिक देते हैं। लेकिन जब जुबीन दा की लाइफ में सब सही जा रहा था, उसी बीच उनकी लाइफ में एक ऐसी ट्रेजेडी आती है जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल के रखा। 2002 के जैन में जुबीन दा की बहन जोंकी बॉ ठाकुर एक दिन एक इवेंट पे परफॉर्म करने के लिए जा रही थी, और जुबीन दा की तरह वो एक राइजिंग स्टार भी थी। उन्होंने असमीज टीवी शोज में एक्टिंग भी की थी और फिल्म्स जैसे कि तुमी मोर मतू मोर में भी वो काम कर चुकी थी। एंड उस दिन जो कि एक गाड़ी से जाने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपनी गाड़ी ही चेंज कर दी। और जैसे उन्होंने गाड़ी चेंज की और वो अपने इवेंट पे जा रही थी, तो रास्ते में एक कार क्रैश में जुबीन दा ने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया। वो तब सिर्फ 20 साल की थी। जुबीन दा भी इसी कार में होने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने भी गाड़ी चेंज कर ली थी और वो दूसरी कार में थे। इस सर्वाइवल गिल्ट ने जुबीन दा को हमेशा के लिए बदल के रख दिया और अपनी बहन को खो देने के बाद उन्होंने शिशु नाम की एक एल्बम भी रिलीज की अपनी बहन को ट्रिब्यूट देते हुए। 2006 में जुबीन दा गाते हैं गैंगस्टर मूवी का ये सॉन्ग याली। लेकिन उनका बॉलीवुड से मन सा भर गया था। उन्हें बॉलीवुड का माहौल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज में भी रिवील किया कि उन्हें बॉलीवुड पसंद नहीं था। वहां लोगों में ईगो बहुत ज्यादा है और वहां ज्यादातर चीजें शोबिज, पॉलिटिक्स ऐसे काम करती है इंस्टेड ऑफ टैलेंट। उन्होंने फिर कहा कि वो मरेंगे तो असम में राजा की तरह मरेंगे और वो वापस असम ही चले जाएंगे। जुबीन दा जब असम वापस आ गए तो उनके पास नॉलेज थी और उन्होंने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को भी देख लिया था और काफी कुछ वहां से सीख भी लिया था। उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें असम की इंडस्ट्री को बॉलीवुड जैसा मॉडर्नाइज करना है। उन्होंने वापस जाके अपने म्यूजिक पे और ज्यादा फोकस किया और साथ में मूवीज भी प्रोड्यूस की और उनमें एक्ट भी किया। उनकी तुमी मुर मातू मुर ऑलरेडी एक हिट थी। उन्होंने 2017 में बनाई मिशन चीना, जो एक लैंडमार्क हिट थी असमी सिनेमा में, और फिर कंचन जगन, जो 2019 में रिलीज हुई। जुबीन दा इन फिल्मों को खुद ही लिखते थे, जो जनता को काफी पसंद भी आती थी। जुबीन दा का एक और मोटिव था असमी कल्चर को प्रोटेक्ट करने का इन द फॉर्म ऑफ
आर्ट। उन्होंने रॉक एंड पॉप को मिक्स किया विद बीहू, गोलपरिया लोका गीत, रभा संगीत, बोर गीत, जिसने वहां के यूथ को फोक सॉन्ग से वापस कनेक्ट करना शुरू किया। इन सॉन्ग्स में ट्रेडिशनल क्वालिटीज थी विद मॉडर्न साउंड जो लोगों को काफी पसंद आने लगती थी। वो इनफैक्ट वहां के ट्राइबल और एथनिक कम्युनिटीज के साथ भी कोलैब करते थे अपने सॉन्ग्स में, ताकि फोक ट्यून्स वक्त के साथ खत्म या कहीं गुम ना हो जाए। लेकिन एक तरफ जहां आर्ट जुबीन दा की लाइफ में रेलेवेंट था, जुबीन दा आसाम के लोगों की मदद भी करते थे। जहां आसाम में फ्लड आए तो जुबीन दा ने चैरिटी के थ्रू वहां के लोगों की मदद की। उन्होंने 2015 में एक चैरिटी फुटबॉल मैच भी रखा था और जो भी पैसे यहां से जनरेट हुए जुबीन दा ने सारा जनता की मदद में लगा दिया था। कहते हैं कि जुबीन दा लोगों की हार्ट सर्जरीज और हॉस्पिटल बिल्स भी फंड करते थे। उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनकी मदद करते थे। और इवन उनका घर एक कम्युनल हार्ट था जहां हर कोई उनके पास मदद के लिए आता था और जुबीन दा किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते थे। कहते हैं कि वो अपनी इनकम में से आधा या उससे ज्यादा पैसा डोनेट कर देते थे क्योंकि उनके लोग उनके अपने थे। He was the true epitome of a very humble man. He could have been in Mumbai, he could have been anywhere, but he chose to come and stay back with the roots, who amplified the very cultural, traditional heritage of the common people of Assam and the Northeast. जब सारा देश कोविड से जूझ रहा था तब असम के हॉस्पिटल्स में बेड की कमी आने लग गई। जुबीन दा ने उस वक्त अपना 2 मंजिली घर ऑफर कर दिया था ताकि उसे कोविड सेंटर में बदल दिया जाए। उन्होंने 15 अंडर प्रिविलेज बच्चों को अडॉप्ट किया था। एक बार की बात है, जुबीन दा ने कजाली नाम की एक लड़की को देखा जो एक डोमेस्टिक हेल्प थी, लेकिन शी वॉज अब्यूज्ड। जुबीन दा ने एक बहुत बड़ी लीगल बैटल लड़ी उस लड़की के लिए ताकि उसे फ्री करवा पाए और उसे उन्होंने अडॉप्ट भी किया एज हिज ओन डॉटर। उनके एक दोस्त ने बताया था कि उनके स्टूडियो से लेकर उनके घर के रास्ते में सिर्फ 20 मिनट का फर्क होता था, जिसे सिर्फ कवर करने में 3 घंटे लग जाते थे, जिसका रीजन था कि रास्ते में लोग उन्हें रोक लेते थे मदद मांगने के लिए और जुबीन दा रेयरली ही किसी को ना कह पाते थे। उन्होंने असमीज आर्टिस्ट के लिए काला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन भी शुरू की जहां वो आर्टिस्ट को फंड करेंगे फॉर स्कॉलरशिप, स्कूल एंड देयर आर्ट। इनफैक्ट जब जुबीन दा हमेशा के लिए चल बसे तो असम कैबिनेट ने उनकी लास्ट फिल्म रोई रोई बिनाले के जीएसटी कलेक्शन को डोनेट कर दिया था इस फाउंडेशन को, जस्ट टू सपोर्ट हिज ड्रीम्स। और जुबीन दा जनता की सिर्फ मदद नहीं करते थे, वो जनता की आवाज भी बनते थे। कहते हैं कि वहां के सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप ULFA ने एक बार धमकी दी थी कि बिहू फेस्टिवल में हिंदी और बंगाली सॉन्ग्स नहीं बजेंगे। जुबीन दा ओपनली इसके अगेंस्ट खड़े हुए। उन्होंने सीधा कहा कल्चरल हमेशा डाइवर्स और ओपन रहना चाहिए और आर्टिस्ट का रोल है फ्रीडम का गार्डियन बनने का, ना कि किसी पॉलिटिशियन और मिलिट्री को फॉलो करने का। असमीज गवर्नमेंट को लगा कि जुबीन दा की जान को खतरा है स्टेटमेंट के बाद, तो उन्होंने जुबीन दा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की, लेकिन जुबीन दा ने साफ मना कर दिया। अगर कोई उन पे हमला करता भी तो असम की जनता हमेशा खड़ी थी उनके लिए। इस इंसिडेंट के बाद इवन ULFA भी जुबीन दा के सपोर्ट में आ गए, कहते हुए कि जुबीन दा उनके भाई जैसे है। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लगाया गया तो जुबीन दा इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने ओपनली इसका प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट मार्चेस में भी गए। वो उनकी स्टार पावर ने जनता को इस प्रोटेस्ट के बारे में और ज्यादा अवेयर किया और जुबीन दा ने सबको समझाया कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल और नॉन वायलेंट होना चाहिए। जब प्रोटेस्ट में कुछ लोगों को फायरिंग में मार दिया गया तो उन्होंने असम इंस्टीट्यूट के मैदान में गाना भी गाया था, मृत्यु इत्याहोज। इसका मतलब है मौत आसान है उन लोगों के लिए जो इस प्रोटेस्ट में मारे गए, जिसने इस पूरी गैदरिंग को और ज्यादा इमोशनल कर दिया। 2023 में जब गुवाहाटी में गवर्नमेंट पेड़ काट के फ्लायर बनाने का प्लान बना रही थी, जुबीन दा ने इसका भी प्रोटेस्ट किया क्योंकि ये पेड़ सेंचुरी पुराने थे और जुबीन दा के इस प्रोटेस्ट ने सरकार को ये प्लान ड्रॉप करने पे मजबूर कर दिया। वो वहां के राइनोस हो, इवेंट्स हो, वहां के एनिमल्स हो, सबके लिए आवाज उठाते थे। इवन वहां के मंदिरों में जब एनिमल सेक्रीफाइस होते थे, जुबीन दा ने इस ट्रेडिशन को भी खत्म करने के लिए कहा। वो चाहते थे कि अगर वहां का कल्चर प्रिजर्व हो तो वहां के लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने बुक फेयर्स भी प्रपोज किए, कहते हुए कि उनके स्टूडियोज में बुक्स का भाई भंडार है। नो वंडर ही वाज रिवोल्यूशनरी। जुबीन दा जनता के साथ जुड़े, उनके बीच में रहते थे, उन्हें समझते थे और उन्हें समझते समझते वो जनता के ही हो गए। एंड नो वंडर पीपल लव्ड जुबीन दा। लेकिन किसने सोचा था जुबीन दा की लाइफ एक ट्रैजिक वे में एंड हो जाएगी।
जुबीन दा की डेथ जितनी ट्रैजिक थी उतनी ही कॉन्स्पिरेसी भी थी इसमें। काफी लोगों का कहना था कि उन्हें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे, तो कुछ का कहना था कि उन्हें जहर दे के मार दिया गया। लेकिन ये कहानी क्या है ये मैं अब बताता हूं। सितंबर 2025 जुबीन दा सिंगापुर पहुंचते हैं एज अ कल्चरल एम्बेसडर फॉर द 4th नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल, जहां जुबीन दा सितंबर 20 एंड 21 की परफॉर्मेंस करने वाले थे। अब इस इवेंट से पहले जुबीन दा कुछ 15 और लोगों के साथ 19 सितंबर को एक चार्टर्ड यॉच पे जाते हैं एक प्राइवेट आउटिंग के लिए। अब दोपहर 2 बजे पानी के लिए निकल पड़ती है ये याच। अब अकॉर्डिंग टू द यॉच कैप्टन टेस्टिमनी उस ग्रुप में काफी लोगों ने शराब पी रखी थी। कैप्टन ने यह भी बताया कि जुबीन दा इतने ज्यादा नशे में थे कि उनके दोस्त उनको हाथ पकड़ के यॉच पे चढ़ा रहे थे। अब कुछ वक्त के बाद इस ग्रुप ने प्लान किया कि वो पानी में स्विमिंग करने जाएंगे और जुबीन दा ने लाइफ जैकेट पहनने से साफ मना कर दिया, इवन दो ये रूल था। और 3:30 के अराउंड जुबीन दा वाज फाउंड फ्लोटिंग। उनका फेस पानी में था और वो बेहोश पड़े हुए थे। उन्हें तुरंत पानी से निकाला गया और सीपीआर दिया गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जहां ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। सिंगापुर अथॉरिटीज ने इंक्वायरी बैठाई और रिपोर्ट में लिखा कि जुबीन दा हाईली इंटॉक्सिकेटेड थे, इवन दो वो प्रो स्विमर भी थे। जुबीन दा की इस डेथ न्यूज ने सबको शॉक कर दिया था। Legendary Assamese singer Zubeen Garg has passed away after an accident in Singapore. According to reports, the Singapore police rescued him from the sea and rushed him to a nearby hospital, but despite being placed under intensive medical care, he could not be saved. लेकिन फिर उनकी डेथ के इस इवेंट में से काफी डिटेल्स बाहर आने लग गई। जुबीन दा की वाइफ ने रिवील किया था कि वो लाइफ जैकेट के साथ स्विमिंग गए थे और वो पानी से निकलने के बाद वापस पानी में कूद गए थे और फिर उन्हें सीजियर अटैक आ गया था। इनफैक्ट उनके पास में भी उन्हें ऐसे अटैक्स आए हुए हैं। एक गुवाहाटी बेस्ड डॉक्टर ने टीवी पे आकर कहा कि उन्होंने पास्ट में जुबीन दा को ट्रीट किया है और उन्हें एडवाइस भी किया था कि वो वाटर बेस्ड एक्टिविटीज से थोड़ा दूर रहे, उन्हें थोड़ा अवॉइड करें, जैसे कि डीप स्विमिंग और स्क्यूबा डाइविंग। उनके बैंड मेंबर शेखर ज्योति गोस्वामी ने पब्लिकली आके कहा जुबीन दा को जहर दिया गया है, उन्हें शराब और कुछ और दिया गया था और जबरदस्ती उन्हें पानी में भी जाने के लिए कहा गया था। He alleges that Sharma behaved suspiciously during the trip, including forcibly taking control of the yacht and endangering others on board, hinting therefore at poisoning. He also claimed that Sharma instructed him not to share any video footage from the yacht. अक्टूबर 2025 में असम पुलिस ने 4 लोगों पे मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाए और उन्हें अरेस्ट किया, ये कहते हुए कि उन्होंने जुबीन दा को शराब देके पानी में भेजा, डिस्पाइट उन्हें पता था जुबीन दा की हेल्थ इश्यूज क्या हैं। एक और बात चार्जशीट में ये भी लिखा गया है, जो बात बैंड मेंबर शेखर ज्योति गोस्वामी ने कही है अलोंग विद द पॉइजन कॉन्स्पिरेसी की सिद्धार्थ शर्मा, जुबीन दा के मैनेजर, उन्होंने जुबीन दा के डूबते वक्त क्रू के साथ में उस याच का कंट्रोल ही ले लिया था, जिसकी वजह से याच वॉबल करने लग गई थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू जो करना पड़ रहा था जुबीन दा को उसमें डिले हो रहा था। उन्होंने कहा सिद्धार्थ शर्मा चिल्ला रहा था जाबो दे जाबो दे जाबो दे, जिसका मतलब होता है जाने दे लेट हिम डाई। कई विटनेसेस का कहना था कि इन लोगों ने कैप्टन को इमरजेंसी कॉल करने से भी मना कर दिया था, जिसकी वजह से और डिले होने लगा जुबीन दा को बचाने में। इस जाबो दे कॉन्स्पिरेसी के बाद इंक्वायरी बैठी और सिद्धार्थ शर्मा के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक हुए और पता चला 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांसफर हुए जुबीन दा के सिक्योरिटी ऑफिसर के अकाउंट में। इसे सिंप्लीफाई करता हूं मैं तो SIT की थ्योरी कहती है कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ऑर्गेनाइजर्स को ओवरचार्ज करते थे शोज के लिए, जिसके बारे में जुबीन दा को कभी पता ही नहीं था। उनके एसोसिएट्स मेहंता और सिद्धार्थ शर्मा नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स और इवेंट्स के लिए फाइनेंशियल डील्स करते थे जुबीन दा के नाम पे। जिस अकाउंट को जुबीन दा यूज करते थे चैरिटी के लिए, वहां से उनके एसोसिएट्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते थे। अब ऐसे 7 लोगों को एक्यूज और अरेस्ट किया गया जुबीन दा की डेथ कॉन्स्पिरेसी के नाम पे। चार्जेस हैं कॉन्स्पिरेसी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। We're getting in more details that the Assam police has filed murder charges against Zubeen's manager and the festival organizer in connection with the singer's death in Singapore. थ्योरी ये है कि जुबीन दा को पता चल गया था कि ये लोग उनके फाइनेंसेस का मिसयूज कर रहे हैं। जुबीन दा ने कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए थे जिसके बाद इन लोगों के लिए जुबीन दा के नाम पे पैसे निकालना, पैसे ऐंठना मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए ये एक डेलिब्रेट प्लान बनाया गया, जहां इस कल्चरल इवेंट से पहले जुबीन दा को जबरदस्ती शराब पिलाई गई, या फिर प्लान ऐसा रखा गया कि जुबीन दा नशे में हो और उन्हें जानबूझ के फिर उस याच पे ले जाया गया जहां वो ऑलरेडी नशे में थे अकॉर्डिंग टू द टेस्टिमनी ऑफ द कैप्टन। फिर जुबीन दा को एनकरेज किया गया पानी में कूदने के लिए क्योंकि वो ऑलरेडी नशे में थे और उनकी मेडिकल हिस्ट्री पहले से ही पता थी इनको, जिसके बाद वो पानी में तो गए पर फिर कभी बाहर वापस नहीं आ पाए।
और फिर आती है जाबो दे वाली स्टेटमेंट कि कैसे जुबीन दा के मैनेजर ने डीले किया उन्हें रेस्क्यू करने में। इन 7 लोग को अरेस्ट करके जेल में रखा गया और सभी की बेल रिजेक्ट भी कर दी गई इस डर से कि कहीं ये भाग ना जाए। वहीं गुवाहाटी हाई कोर्ट ने फिर एक फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट भी बनाया इस केस के लिए स्पेशली। वहीं आसाम लॉयर एसोसिएशन ने कहा कि उनके मेंबर्स इन एक्यूज्ड के लिए केस ही नहीं लड़ेंगे बिल्कुल भी। अब एक तरफ सिंगापुर इस डेथ को एक्सीडेंटल ड्राउनिंग केस बता देती है, वहीं इंडिया में ये केस एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी में बदल चुका है, लेकिन अभी तक सच बाहर नहीं आया और शायद वक्त ही बताएगा कि सच क्या है। जुबीन दा के शरीर को इंडिया वापस लाया गया सिंगापुर से और एयरपोर्ट के बाहर लोगों का जमाव था और सभी की आंखों में आंसू भी थे। उनके जुबीन दा अब जो नहीं थे उनके बीच, लाखों में भीड़ जमा हो गई थी उनके लिए, उनके आखिरी दर्शन के लिए। और असम कैबिनेट ने 3 दिन तक स्टेट मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया था, जिसे 1 दिन और एक्सटेंड किया गया ताकि जुबीन दा को आखिरी बार लोग देख पाए। उन्हें 21 तोपों की सलामी के साथ विदा किया गया और एक ऐसी भीड़ देखी गई जो इतिहास में आज तक किसी फ्यूनरल में नहीं देखी गई, क्योंकि हर कोई अपने जुबीन दा को मिस कर रहा था। सालों पहले हम ट्राइब्स में रहते थे, हम सब एक दूसरे की मदद भी करते थे। कोई कमजोर हो जाए, कोई गिर जाए, कोई बीमार हो जाए, हर कोई उसका ख्याल रखता था क्योंकि हम एक कम्युनिटी थे। अब कोई समाज में दर्द में होता है, कोई दुख में होता है, कोई पीड़ा में होता है, लेकिन जुबीन दा लोगों की मदद करने में बिलीव करते थे अपने लोगों में। इसलिए असम की जनता के लिए उनसे जो हो पाया उन्होंने वो किया। उन्होंने अपना जीवन असम को दे दिया था। उन्होंने असमीज कल्चर को रिवाइव किया, उन्होंने वहां के कल्चर को प्रिजर्व किया और अपने गानों में समेट के रख लिया। चाहे थ्रू फाइनेंशियली हो या एक्टिविज्म हो, वो अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते थे। इसीलिए जुबीन दा के जाने के बाद भी लोग उनके क्रिमेशन साइट पे आके कैंडल्स जलाते हैं उनकी याद में। आर्टिस्ट मर जाता है पर उसका आर्ट हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन मैं कभी अपने आप को स्टार नहीं समझता हूँ मैं, बिकॉज आई एम वेरी सोशल गाय। सब लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। एंड आई ऑलवेज से आई एम द मून, नॉट अ स्टार। स्टार बहुत रहते हैं, मून एक ही रहता है। उसको ढूंढना भी मुश्किल है, मतलब कभी कभी गायब हो जाता है फिर आ जाता है। सो दैट्स अ जोक, बट आई लव टू बी विद पीपल एंड वर्क फॉर द पीपल।